नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी.आर. नायक आप सभी का नायक IAS एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, आज हम राजस्थान की राज व्यवस्था के अंदर एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वो है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था। किसके बारे में बात करेंगे? पंचायती राज, यानी जिसे स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। और स्थानीय स्वशासन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो जो हम कह सकते हैं ग्रामीण स्तर के होते हैं, ग्रामीण निकाय जिसे कहते हैं पंचायती राज, और एक होते हैं शहरी निकाय जिसे नगर पालिका वगैरह। तो उनके बारे में हम लोग है जो कि अच्छे से बात करेंगे। तो सेकंड ग्रेड का आपका जो फर्स्ट पेपर है जिसमें सिलेबस के अंदर है पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। पंचायती राज एवं नगरीय निकाय, इन दोनों के बारे में, यानी स्थानीय स्वशासन के दो प्रकार हैं, दोनों के बारे में हम लोग है जो कि अच्छे से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर सकते हैं इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, और इसको हम कह सकते हैं पंचायती राज को लागू करवाने के लिए कौन कौन से संशोधन लाए गए, कौन कौन सी समितियां बनाई गई, और ये लागू राजस्थान में लागू कब हुआ था। तो ये बातें हम लोग को जो कि अच्छे से बातें करनी है। स्थानीय स्वशासन होता क्या है, ठीक है, इसके कितनी प्रकार है और क्या होता है, और इसके थ्रू हम कह सकते हैं स्थानों के अंदर किस प्रकार से सरकार का गठन किया जाता है, किस प्रकार से जो हम कह सकते हैं स्थान की जो भी समस्या है उनको उनका निवारण किया जाता है स्थानीय सरकार के द्वारा, ठीक है। इसमें कौन व्यक्ति को निर्वाचित किया जाता है, कौन इसके अंदर जो त्याग पत्र वगैरह, ये जो सारी बातें हैं ये हम लोग है जो कि इसके अंदर बातें करने वाले हैं। तो इससे पहले जो हमारा टॉपिक था सचिवालय, राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव, उसको हम लोगों ने है जो कि कंप्लीट कर दिया है। और कल हम लोगों ने उसका एक प्रश्नोत्तरी की जो लाइव सेशन भी हम लोगों ने है जो कि कर दी है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी के जो शानदार तरीके से उसके अंदर आपने परफॉर्म किया था, और आपके जो शायद वो 20-25 प्रश्न थे, उनमें से कितने प्रश्न जो आपके करेक्ट हुए थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना उस लाइव सेशन के, या फिर टेलीग्राम चैनल जो हमारा है नायक IAS एकेडमी के नाम से, उसमें आप अपना हम कह सकते हैं मूल्यांकन उसमें ज़रूर करें, ठीक है। तो इसी के साथ में आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक हेडिंग लगाओ आप, पंचायती राज। पंचायती राज कोष्टक में लिख दो स्थानीय स्वशासन प्रशासन। ठीक है। वैसे पंचायती राज एक टॉपिक दिया है, लेकिन इसमें हम दोनों को पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, तो इनमें दोनों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। 7-8 पार्ट इसके अंदर हो जाएंगे हमारे। पहले हेडिंग लगाओ आप, स्थानीय पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन प्रशासन। पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन प्रशासन। हेडिंग लगा दी। सबसे पहले बात आती है कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग है जो कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पहले इसमें ऐसे लिखो, पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, जानेंगे, फिर इसके बाद में कुछ जो समितियां गठित की गई थी उसके बारे में जानेंगे, फिर 73वां संविधान संशोधन आया उसके बारे में बात करेंगे। कौन सा आया था? 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन।
फिर ये लागू कब हुआ था? राजस्थान में लागू राजस्थान में लागू कब हुआ? फिर इसके बाद में 74वां संविधान संशोधन आया। 74वां संविधान संशोधन किया गया। ये राजस्थान में लागू राजस्थान में लागू कब हुआ? फिर कुछ अनुच्छेद बढ़ेंगे, कुछ अनुच्छेद बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इतनी चीजें हम लोग हैं जो कि पंचायती राज के अंदर पढ़ने वाले। पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानेंगे और जिसमें कुछ समितियां गठित की गई थी। कौन सी समितियां? समितियों से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। और फिर हम बात कर सकते हैं 73वां संविधान संशोधन जो कि राजस्थान में लागू कब हुआ था। इसके अंदर किस स्थानीय स्वशासन को लाया गया था? ग्रामीण को, है ना। इसमें लिख दो ग्रामीण, ग्रामीण जिसको क्या कहते हैं? ग्रामीण स्तर पर जो स्थानीय स्वशासन लागू किया गया जिसे कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था। क्या कहते हैं दोस्तों? पंचायती राज। और ये इसमें लिख दो शहरी, जिसे कहते हैं नगर निकाय। शहरी वाला हो गया नगर निकाय या नगरीय स्वशासन। सीधा लिख दो शहरी स्वशासन, लिख दो इसमें शहरी स्वशासन। समझ में आ गया ना यहाँ तक? लिखो, पहले ये लिखो, हेडिंग लिखो पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, प्रशासन, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, समितियां, 73वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे कि राजस्थान में कब लागू हुआ, इसमें कौन सी व्यवस्था लाई गई, कौन सा शासन जो स्वशासन लाया गया, स्थानीय ग्रामीण लाया गया जिसको पंचायती राज कहा जाता है। और जैसे ग्राम पंचायत वगैरह में होता है ना सरपंच वगैरह, सरपंच है, प्रधान किस में बैठता है? ब्लॉक पे, है ना। पंचायत समिति पर बैठता है। उसके बाद में जिला परिषद, जिला प्रमुख, है ना। और 74वां संविधान संशोधन राजस्थान में लागू कब हुआ? इसमें कौन सी जो हम कह सकते हैं प्रशासन लाया गया? शहरी स्वशासन। उसके बाद में कुछ अनुच्छेद पढ़ेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? फिर एक हेडिंग लगाओ कि स्थानीय स्वशासन कहते किसे हैं। तो पहले क्या होता है कि जो भी हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में पहला जो नॉर्मल जानकारी है वो लेनी जरूरी है। शब्द का पता होना जरूरी है कि इस शब्द में ये कह क्या रहा है या फिर इस शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या होता है? स्थानीय स्वशासन का अर्थ ये होता है कि स्थानीय जनता द्वारा स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय सरकार का गठन कराना और उसी सरकार से स्थानीय समस्याओं को हल करना या फिर उसका समाधान करना, ये होता है स्थानीय स्वशासन का अर्थ, ठीक है। अब आप एक हेडिंग लगाओ स्थानीय स्वशासन का अर्थ। लिखो स्थानीय जनता द्वारा स्थानीय जनता द्वारा स्थानीय जनता द्वारा स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय जनता द्वारा स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय सरकार का गठन करना, का
जो स्थानीय समाधान करती है, जो स्थानीय समस्याओं का समाधान करती है। समस्याओं का समाधान करती है। स्थानीय स्वशासन क्या होता है भाई? स्थानीय जनता द्वारा, यानी ग्रामीण जनता, गांवों की जनता की बात करें, ग्राम पंचायत में चुनाव जो होता है सरपंच का, मान लीजिए, स्थानीय जनता द्वारा स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से, स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय सरकार का गठन करना, या स्थानीय सरकार का गठन किया जाता है, जो कि स्थानीय समस्याओं का समाधान करती है। समझ में आ गया यहां तक? लिखो फटाफट। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये लिखो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आप हेडिंग लगाओ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानते हैं इसकी। फिर कुछ समितियां पढ़ेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी किस प्रकार से रही थी कि संविधान सभा के द्वारा पंचायती राज जो व्यवस्था है इसको संविधान के अंदर अनुच्छेद 40 के अंदर शामिल किया गया था, लेकिन हुआ क्या था कि ये राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं था, इसलिए आगे जाकर के इसको लागू नहीं किया गया। फिर कुछ समितियां गठित की गई थी। ठीक है, समझ में आ गया? यानी संविधान सभा के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में डाला गया था, रखा गया था, लेकिन ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं था, इसलिए वो कुछ काम इस पे कर नहीं पाई। फिर बात ये आती है कि स्वतंत्र भारत में जो ग्रामीण विकास के लिए दो बड़े कार्यक्रम आरंभ किए गए। दो बड़े कार्यक्रम आरंभ किए गए किसके लिए? ग्रामीण का विकास के लिए। कौन कौन से? जैसे कि एक था राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, दूसरा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये दो आरंभ किए गए। लेकिन ये दोनों कार्यों का, इन्हें दोनों जो कार्यक्रम थे इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना। अब उसको, यानी ये अपने उद्देश्य से असफल रहे थे। ये कब आरंभ किए गए थे? 1951 के बाद। फिर उसके बाद में एक समिति आती है 1957 में, 1957 जनवरी 57 में आती है एक बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, और इसके द्वारा है जो कि ये मांग की गई कि स्थानीय हम कह सकते हैं स्वशासन जो पंचायती राज है इसको लागू किया जाए। ठीक है, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखो आप कि संविधान सभा द्वारा पंचायती राज को संविधान के अनुच्छेद 40 में शामिल किया गया था। संविधान सभा द्वारा पंचायती राज को संविधान के आर्टिकल 40 के अंदर अनुच्छेद 40 में शामिल किया गया था। शामिल किया गया था, लेकिन किसके लिए बाध्यकारी नहीं था? राज्य सरकार के लिए। लेकिन ये राज्य सरकारों के लिए, राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं था। अब जो काम बाध्यकारी नहीं है तो वो कौन करेगा भाई? राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं था।
फिर इसके बाद में लिखो आप, स्वतंत्र भारत में ग्रामीण विकास हेतु 2 बड़े कार्यक्रम आरंभ किए गए। स्वतंत्र भारत में दो बड़े आरंभ किए गए। कब? 1951 में। 1951। अगर आपने अभी तक लिखा नहीं है तो फर्स्ट में लिख दो। ऐसे 1951 में, यानी ऐसे लिखो, स्वतंत्र भारत में ग्रामीण विकास हेतु 1951 में 2 बड़े कार्यक्रम आरंभ किए गए। ठीक है, 1951 में 2 बड़े कार्यक्रम आरंभ किए गए। कौन कौन से थे? एक तो था राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, दूसरा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। दोनों अपने उद्देश्य से असफल रहे थे। लिख लिया? फिर दोनों कार्यक्रम लिखते हैं। ठीक है, चलो लिखो। एक तो था राष्ट्र, दोनों को नंबर, दूसरा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। फिर लिख दो और लेकिन ये दोनों कार्यक्रम अपने उद्देश्य से असफल रहे। अपने उद्देश्यों से असफल रहे। बस इसी के कारण ये दोनों असफल रहे। इसी के कारण समिति का गठन किया गया, मेहता समिति। तो समितियां पढ़ लेते हैं, इसके बाद में हेडिंग लगाओ तो लगा दो, नहीं तो सीधा लिख दो बलवंत राय मेहता समिति, जो कि योजना आयोग के द्वारा उसका गठन किया गया था जनवरी 1957 में, और नवंबर 1957 में जाकर के उसने रिपोर्ट दी थी। और इस समिति का जो मुख्य उद्देश्य था, इन दोनों जो कार्यक्रमों का असफल होना, तभी इसने है जो कि इसे समिति का गठन किया गया था। और इसी समिति का जो प्रमुख सिफारिश की बात करें, क्या सिफारिश थी इसकी? ये थी पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को है जो कि बढ़ावा देना। लिख दो यहाँ। कौन सी लाई गई? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय
मेहता समिति का गठन इसमें किसके द्वारा गठन किया गया था इसका? योजना आयोग के द्वारा। योजना आयोग के द्वारा गठित की गई। फिर लिखो इसका गठन जनवरी 1957 में, जनवरी 1957 में किया गया। रिपोर्ट कब? रिपोर्ट दी नवंबर में, नवंबर 1957 को। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य दोनों आयोगों का असफल होना। समिति का मुख्य उद्देश्य दो बड़े कार्यक्रम असफल होने का कारण, इसका मुख्य उद्देश्य था, इसे लिखो, समिति का मुख्य उद्देश्य ऐसे लिखो, समिति के गठन का, समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? दो बड़े आयोगों का असफल होना, दो बड़े आयोगों का, सॉरी आयोग क्या, दो बड़े कार्यक्रमों का, दो बड़े कार्यक्रमों का सही लिखा ना मैंने वहां पे, तो यहाँ पे कार्यक्रम लिख दिया था, कार्यक्रमों का असफल, असफलता, दो बड़े की असफलता। समझ में आ गया ना? यानी दोनों बड़े जो कार्यक्रम इन्होंने आरंभ किए थे वो असफल हुए, उसी के कारण इसको है जो कि इस समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति गठन हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति। तो पूछ सकते हैं कि दो जो बड़े कार्यक्रम कौन कौन से? आपके राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम व सामुदायिक विकास सेवा कार्यक्रम जो है, इन दोनों का असफल होने के बाद में कौन सी समिति का गठन किया गया? तो वो थी बलवंत राय मेहता समिति, जिसकी रिपोर्ट नवंबर 1957 में दी गई और इसका गठन जनवरी 57 में हुआ था। समझ में आ गया यहाँ तक? उसके बाद में बात करते हैं कि इसमें लिखो समिति का जो मुख्य इसकी सिफारिश क्या थी? प्रमुख सिफारिश ये थी कि पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को है जो कि बढ़ावा देना इसकी मुख्य सिफारिश मानी गई। लिखो, यहां तक लिख दो। समझ में आ गया? याद करते रहना साथ साथ। अगर आप कहोगे तो मैं दोबारा बता दूंगा, 3 बार बता दूंगा, 4 बार बता दूंगा, लेकिन कोशिश ऐसी करनी है कि तुरंत समझना है। देखो, हाँ हो सकता है कि रिवीजन दोबारा करना पड़ता है, लेकिन समझने वाली बात को छोड़ना नहीं कि हाँ अभी मेरे को समझ में नहीं है, बाद में आ जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो अब इसमें लिखो इस समिति की प्रमुख सिफारिश, समिति सिफारिश समिति की प्रमुख सिफारिश क्या थी? किसको कह सकते हैं? पंचायती राज व्यवस्था को के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से लिखो
केंद्रीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, और अब इसका और हम कह सकते हैं इन्होंने इनकी जो साफ साफ शब्दों में जो बात है ये कहना क्या चाह रहे थे, इसमें अगर बात करें तो इनका था कि पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा होना चाहिए। कौन कौन सा? जैसे एक तो ग्रामीण स्तर पे सरकार सरपंच वाली, एक मध्य स्तर जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली स्तर का कहलाता है, और उसके बाद में जिला स्तर पर होनी चाहिए। समझ में आ गया? एक तो ग्राम पंचायत सरपंच, और उसके बाद में आती है पंचायत समिति पे प्रधान जो होता है प्रधान, और जिला स्तर पर। तो 3 लिख दो। इनका क्या मुख्य उद्देश्य क्या था कि पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। उन्होंने क्या बात कही थी कि पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय होनी चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय इसका ढांचा होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा होना चाहिए। ढांचा कौन? ग्रामीण स्तर, दूसरा होगा मध्यम स्तर, तीसरा होगा जिला स्तर। दूसरा कौन सा हो गया? मध्य स्तर, मतलब ब्लॉक स्तर का। ठीक, और इसमें लिख दो सर्वाधिक शक्तिशाली। सर्वाधिक शक्तिशाली स्तर। नगर पालिका, समझ में आ गया? ग्रामीण स्तर सरपंच, नगर पालिका चेयरमैन तौर पे, मध्य स्तर सर्वाधिक शक्तिशाली, इसको कह सकते हैं सर्वाधिक शक्तिशाली स्तर। बाकी इनको डीपली आगे पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक तो ग्राम पंचायत हो गई, उसके बाद में नगर निकाय नगर पालिका, और फिर जिला स्तर की जिला प्रमुख जो होता है, ठीक है, जिला परिषद, वो उससे बाद में आता है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या, इसमें यह भी प्रावधान था, बात की गई किसी राज्य की जनसंख्या अगर 20 लाख से कम है तो वहाँ पे द्विस्तरीय व्यवस्था होगी, यानी जिसमें मध्य स्तर की व्यवस्था नहीं रखी जाएगी, नगर पालिका कहें या फिर ये व्यवस्था उसमें नहीं रखी जाएगी। भारत में अगर बात करें तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण व पंचायती राज का शिल्पकार की बात करें तो किसको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता। किसको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। इसको क्या कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था की बात करें यानी भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज स्तर का, हम कह सकते हैं पंचायती राज का शिल्पकार जो कहा जाता है वो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक? अब लिख दो वो 20 लाख वाली बात लिख दो कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहां पे 2 स्तर की सरकारें बनेगी, 2 स्तर का ढांचा होगा जिसमें मध्य स्तर का ढांचा नहीं रखा जाएगा। लिखो, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है उसमें द्विस्तरीय व्यवस्था की जाएगी।
करेंगे अच्छे से, यानी ग्रामीण स्तर पर कौन चुना, इनके द्वारा चुना जाता है, क्या इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है, और कौन कब कितने टाइम में चुनाव करवाया जाता है, ये सब बात करेंगे। मध्य स्तर में बात करेंगे और जिला स्तर पर भी सारी डीपली अच्छे से पढ़ेंगे। यानी किसी राज्य में, ऐसे लिखो, यदि किसी राज्य की जनसंख्या बीस लाख से कम है, लाख से कम है, राज्य, तो उस राज्य में या फिर वहां पे द्विस्तरीय व्यवस्था होगी। तो उस राज्य में द्विस्तरीय व्यवस्था की जाएगी। अर्थात मध्य होगा। नहीं रखा जाएगा, जिसमें ग्रामीण स्तर होगा, स्तर होगा। समझ में आ गया? फिर एक लाइन और लिख दो कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज का शिल्पकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। इस समिति की सिफारिश बात कर सकते हैं अक्टूबर 59 में जाकर के पहली बार जो पंचायती राज को लागू करके इसका उद्घाटन एक तरह से किया गया। राजस्थान में नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। किस समिति के आधार पे? बलवंत राय मेहता समिति के आधार पे 59 में जाकर के। और लिखो, यहाँ तक लिखो, 20 लाख से कम है वहाँ पे 2 स्तर की व्यवस्था होगी। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आपका बन सकता है। जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपके लिए 30 से 40 क्वेश्चन की एक प्रश्नोत्तरी लेकर के आऊँगा, जिसमें आप टॉपिक को अच्छे से पहले जितने भी टॉपिक, जितनी दिन क्लास हमारे रहेगी, उसको अच्छे से रिवीजन करेंगे, नोट्स साथ साथ बनाते रहें, नोट करते रहें, और फिर उसमें अपना आंकलन करना है कि क्या मैंने इतने दिनों में क्या पढ़ा। और उसमें वो प्रश्न रहेंगे 50% तो कि जो गत प्रश्नों के अंदर, गत वर्ष के अंदर जो आए हैं, पीछे जो भी प्रश्न हुए हैं, जो हम कह सकते हैं जो भी पेपर हुए सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के, उन सभी प्रश्नों को उठा करके लाया जाएगा और मटेरियल अपने हम कह सकते हैं इससे बाहर नहीं होगा। ठीक है, चलो अब लिखो, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण व पंचायती राज का या फिर पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। मेहता को कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण व पंचायती राज का शिल्पकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। सीधा लिख दो यहाँ पे पंचायती राज का, व्यवस्था कोई जरूरी नहीं है। तो पंचायती राज का शिल्पकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। समझ में आ गया?
फिर लिखो, इस समिति की सिफारिश पर पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। इस समिति की सिफारिश पर पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। लिखो, इस समिति की सिफारिश पर, फिर वापस बात को ढीली छोड़ दी गई। इस समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में नागौर जिले के बगदरी गांव, कौन सा गांव पड़ता है? नागौर जिले के बगदरी गांव में किया गया। समझ में आई कि नहीं आई बात? इस समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया पहली बार। इस समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। एक बात भी लिख दो यहाँ पे, पहली बार। इस समिति की सिफारिश पर पहली बार, यहाँ पे लिख दो पहली बार ठीक है। इस समिति की सिफारिश पर पहली बार अक्टूबर 1959 को राजस्थान में नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। ठीक है, समझ में आया? वैसे लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, पहली बार ही किया गया था यहाँ पे। और इसके बाद में, यानी राजस्थान के बाद में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया? दूसरे राज्य की बात करें तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर क्या नाम था, महबूब नगर जिले का एक गांव पड़ता है साधनगर। उस क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था का जो कि हम कह सकते हैं आरंभ किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का असफल होने के कारण भी कई सारे रहे थे। उसके बाद में दोबारा से इसको पुनः कब लागू किया गया, और वर्तमान में ये हम कह सकते हैं, और राजस्थान की हम बात करेंगे तो सब जगह ये स्थापित कर दी गई है। अच्छे से कार्य भी इसका चल रहा है। तो इसमें लिख दो कि दूसरा राज्य जहां पंचायती राज आरंभ किया गया, आंध्र प्रदेश के महबूब नगर के साथ में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किया गया। पहला कौन सा हो गया? राजस्थान। दूसरा राज्य जहां पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज का आरंभ किया गया। इसी में लिख दो आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश के महबूब महबूब नगर के आंध्र प्रदेश के महबूब नगर का एक क्षेत्र पड़ता है साद नगर, वहां पे करवाया था। आंध्र प्रदेश के महबूब नगर के साद नगर क्षेत्र, साद नगर क्षेत्र में ठीक है। तो पहला राज्य राजस्थान हो गया पहली बार यहाँ पे, और दूसरा ये हो गया, दूसरा राज्य जहाँ पंचायती राज का आरंभ किया गया आंध्र प्रदेश के महबूब के। समझ में आ गया? चलो बढ़िया बात है, यही तो कोशिश कर रहे हैं हम। अब लिखो, पंचायती राज व्यवस्था के असफल होने के कारण, क्या कारण रहे थे? पंचायती राज व्यवस्था के असफल होने के कारण या असफलता के कारण ऐसे लिख दो, जिसमें पहला कारण यह था कि पंचायती राज व्यवस्था के पास में वित्तीय संसाधन का अभाव हो गया था, वित्तीय संसाधन का अभाव था उसके कारण। और फिर बात कर सकते हैं कि चुनाव का नियमित रूप से नहीं होना था, चुनाव नियमित रूप से नहीं हो रहे थे, उसके कारण ये नीचे की तरफ चले गई और समाप्त हो गया, असफलता इनको प्राप्त हुई। फिर बात कर सकते हैं कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं था, मेन बात ये आ गई, संवैधानिक दर्जा नहीं था। जैसे कि अब बात कर सकते हैं कि भारत के अंदर एक बहुत शानदार तरीके से संविधान जो चल रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे बहुत सारे संविधान लागू कर दिए, हर रोज संविधान बनते हैं, हर रोज लागू करते हैं नए नए संविधान, और हमारा जो संविधान है देश का वो एक बार लागू हुआ था, बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। और जब आपको पता है कि कोई व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो उसको किसी भी प्रकार का डर अगर नहीं होता है तो वो अच्छे से काम को नहीं कर पाता, उसी हिसाब से कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा था नहीं, तो संवैधानिक दर्जा नहीं होने के कारण सारे काम अच्छे से नहीं हो पाए। वही बात है कि जैसे कि बाध्यकारी अगर नहीं है तो उस काम को कौन करेगा? अब कोई काम करना जरूरी नहीं है तो कोई नहीं करेगा, ये आपको पता है। और वर्तमान स्थिति तो ऐसी है कि लोग बहुत आलसी हो गए, कि जो बाध्यकारी है फिर भी है कि उतना बाध्यकारी नहीं है, इसका करना जरूरी नहीं है, तो भी लोग नहीं कर रहे हैं, है ना। और एंड्रॉयड ये मोबाइल का जरिया आ गया, तो अब तो इसमें तो सारे काम ऑनलाइन ही हो गए हैं, तो और ज़्यादा आलसी हो गई। तो इस हिसाब से इसका जो कि पंचायती राज व्यवस्था का हम बात कर सकते हैं कि इसमें असंवैधानिक जो इसे माना गया था, इसमें संवैधानिक दर्जा था नहीं, इसलिए इसको असफल होना पड़ा। फिर बात आती है एक कि अगर पूछ लिया जाए आपको कि पंचायती राज का उत्थान काल की बात करें तो ये 1959 से लेकर के 1969 तक के काल को है जो कि पंचायती राज का उत्थान काल माना जाता है, क्योंकि 59 में ये बनाई गई लेकिन ये असफल हो गई। फिर 69 और 59 के बीच का जो काल है उसको पंचायती राज का उत्थान काल माना जाता है। फिर उसके बाद में दूसरी जो समिति की बात करेंगे हम, अशोक समिति, अशोक मेहता समिति लिख दिया। अब एक हेडिंग लगाओ, पंचायती राज व्यवस्था के असफल होने के कारण या असफलता के कारण। पंचायती राज के असफल होने के कारण। पहली बात, वित्तीय संसाधनों का अभाव, यानी विशेष वित्तीय संसाधनों की कमी थी पंचायती राज के पास। संसाधनों की
की कमी तो समय से नहीं होना, समय से इसके नहीं हो पा रहे थे। को चुनाव का नियमित रूप से नहीं होना, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा न देना, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा न देना, न देना। तो ये इसके महत्वपूर्ण असफलता के कारण रहे थे। एक तो पंचायती राज व्यवस्था के पास वित्तीय संसाधनों का अभाव, ऐसे लिखो, इसमें थोड़ा करेक्शन है, थोड़ा सा दोबारा लिखवाता हूँ। पंचायती राज व्यवस्था के पास वित्तीय संसाधनों का अभाव, पंचायती राज व्यवस्था के पास में वित्तीय संसाधनों का, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वैसे अच्छे से समझा के बोला, आपको समझ में आ गया। पंचायती राज व्यवस्था के पास वित्तीय संसाधनों की कमी कहो या फिर अभाव, दोनों एक ही चीज है। वित्तीय संसाधनों की कमी लिख दो, चलो अभाव लिख दो चाहे कमी लिख दो, एक ही बात। कमी होने के कारण पंचायती राज असफल हुई। फिर एक नोट करके लिख दो कि पंचायती राज का उत्थान काल 59 से 69 तक माना जाता है। पंचायती राज का उत्थान काल, नोट है ये, पंचायती राज का उत्थान काल उत्थान काल 1959 से 1969 तक माना जाता है। ठीक है। इसके बाद में अशोक मेहता समिति की हेडिंग लगाओ, और अशोक मेहता समिति में कब उसकी रिपोर्ट दी गई और कब उसको लागू किया गया। सॉरी, हम कह सकते हैं रिपोर्ट उसने कब दी थी, कब उसका गठन किया गया, क्या उसमें बातों को, कौन सी बातों को रखा गया और कौन सी बातें मानी गई। ठीक है। तो अशोक मेहता समिति हेडिंग लगाओ, जिसमें ये कौन सी पार्टी की ने इसका गठन किया था, जनता पार्टी के द्वारा 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, जो कि हम कह सकते हैं केंद्र में सरकार बनाई गई थी। उस टाइम में अशोक मेहता समिति जब लाई गई, हम कह सकते हैं 1977 में जनता पार्टी की केंद्र सरकार में जनता पार्टी की सरकार बनाई गई। और हम बात कर सकते हैं 1977 में इस समिति का गठन जो कि किया गया, और 78 में ये रिपोर्ट दी गई। किसकी सरकार थी भाई उस टाइम? केंद्र में 77 में किसकी सरकार थी? 1977 जनता पार्टी का कौन था? चलो लिखो, बलवंत राय मेहता के बारे में लिख दिया। अशोक मेहता समिति लिखो, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, इसमें लिखो 1977 में
किसके द्वारा ये गठित किया गई? जनता पार्टी द्वारा 1977 में। लिखो, जनता पार्टी द्वारा 1977 में केंद्र में सरकार बनाई गई। केंद्र में सरकार बनाई गई। किसकी सरकार बनी थी? जनता पार्टी की। ठीक है। तथा 1977 में ही इस समिति का गठन किया गया। तथा 1977 में ही इस समिति का गठन किया गया। कोष्टक में लिख दो, रिपोर्ट 1978। रिपोर्ट 1978 में आई। रिपोर्ट कब आई? 1978 में रिपोर्ट इसने दी थी। 77 में है जो गठन किया गया इसका। ठीक है। इसकी प्रमुख सिफारिशें कौन कौन सी थी? इसकी प्रमुख सिफारिशें ये थी कि एक तो पंचायती राज की द्विस्तरीय व्यवस्था हो, जिसमें जो मध्य स्तर की बात करें तो 15 से 20 हजार जनसंख्या वाले क्षेत्र जिसमें मध्य स्तर रखी जाए, जिसको मंडल कहते हैं। और दूसरी थी जिला स्तर वाली, तो ये 2 स्तर की व्यवस्था की जाए। और दूसरी बात इनकी ये थी कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, यानी संवैधानिक दर्जा न होने के कारण ये असफल हुई और इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और उसके बाद में ये था कि पंचायती राज के चुनाव जो राजनीतिक दलों के आधार पर किए जाए, उसमें भी राजनीतिक दल होने चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण किया जाए, रिजर्वेशन किया जाए, है ना, ये बात भी इसने कही थी। और पंचायती राज का अलग से कोई मंत्री बनाया जाए, ये भी अच्छी बात थी कि पंचायती राज का कोई अलग से मंत्री बनाया जाए। और ग्रामीण स्तर पर हम कह सकते हैं न्याय, ग्रामीण स्तर के जो न्याय होते हैं वो पंचायतों का जो गठन किया जाए, ग्रामीण स्तरों पर न्याय पंचायतों का भी गठन किया जाए। पंचायती राज को वित्तीय संसाधन, जो हम बात कर रहे थे कि वित्तीय संसाधन की ये जो इसमें कमी थी ना, इसी को लेकर के ये समिति का गठन किया गया और इसी की सिफारिशें महत्वपूर्ण रूप से की गई थी। फिर 77 के बाद में 1980 में केंद्र में सरकार बनती है इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी की सरकार जब बनती है तो इस समिति की सिफारिश को अस्वीकार। अब जनता पार्टी की सरकार की कोई सिफारिश है, कोई बैठक हम कह सकते कोई समिति है, उसको विपक्ष पार्टी कैसे मान सकती है? इसलिए इन सारी बातों को साइड में कर दिया इंदिरा गांधी ने। उसकी सरकार ने सब बातों को अस्वीकार कर दिया और इस समिति को हम कह सकते हैं इसकी सिफारिश को एक को भी माना नहीं था। फिर इसके बाद में एक नई समिति आती है 1985 में, जीवी के राव समिति, जो कि राजीव गांधी की सरकार के समय उसका गठन किया गया था। और इसकी प्रमुख सिफारिश थी कि 4 स्तरीय सरकार का गठन किया जाए, पहले ग्राम स्तर पे, उसके बाद में ब्लॉक स्तर पे। पहले मैंने शायद आपको उस टाइम बता दिया, उसको मैंने उसी टाइम बोल दिया था कि ब्लॉक स्तर पे नहीं, जो मध्य स्तर वाली नगर में होती है। ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोला कि 4 स्तर की, जैसे कि पहली था ग्राम स्तर जो सरपंच होता है, उसके बाद में ब्लॉक स्तर जो पंचायत समिति पे एक प्रमुख जो होता है वो होता है हम कह सकते प्रधान। उसके बाद में आता है आपके जो जिला स्तर पर जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली, उसके बाद में आती है राज्य स्तर पर। ठीक है। ब्लॉक स्तर पे आ गई और जिला स्तर, राज्य स्तर, ये 4 प्रकार के इन्होंने है जो कि राजीव गांधी की सरकार के समय बोला था। और सर्वाधिक शक्तिशाली जिला स्तर को बनाया गया। और उसके बाद में बात कर सकते हैं जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त होता है, उसका प्रमुख कौन होता है? जिला विकास आयुक्त का गठन किया जाए और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त
किया जाए। फिर 86 में एक और आती है ML सिंघवी समिति। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पूर्ण करेंगे और इसके बाद में ये जो समिति है आपके, कौन सी समिति, अशोक मेहता समिति, इसकी प्रमुख जो सिफारिशें हैं वो कल पढ़ेंगे क्योंकि आज के क्लास का टाइम हो गया है। ठीक है, तो यही है दोस्तों कि आज के सेशन में हम लोगों ने जो भी बात की है वो अच्छे से आप लोग है जो कि मैं आशा करता हूं कि पढ़ करके आएंगे, जिससे क्या है कि मुझे नेक्स्ट डे इसी से आगे जो पढ़ाने में भी मज़ा आएगा और आपको भी पढ़ने में भी बहुत सारा हम कह सकते हैं सुकून मिलेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। और आपको पता भी है कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ के अच्छे से उसको प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं या फिर उसी चैप्टर के अंदर जो आपके हम कह सकते हैं अभ्यास प्रश्न जो मिलते हैं और उसको आप पढ़ते हैं, तो आपके हम कह सकते हैं कि 99% ही मानो अगर अच्छे से आपने टॉपिक को पढ़ा है तो वो सारे प्रश्न आपके जब क्लियर होते हैं तो आपको कितना अंदर अच्छा महसूस होता है कि हाँ मैंने अच्छे से टॉपिक को पढ़ा था। और उसको पहले आप बिना टॉपिक देखे ही, टॉपिक को बिना पढ़े ही अगर आप उसमें उन अभ्यास प्रश्नों को अगर हल करते हैं तो क्या होता है, टूट जाते हैं अंदर से कि हाँ यार मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर टॉपिक को पढ़ करके और फिर उस अभ्यास प्रश्नों को आप हल करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं तो बहुत शानदार अच्छा महसूस होता है। उसी प्रकार से आप लोग हैं जो कि जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो भी नोट्स तैयार किए हैं, उन सभी को रिवीजन लगातार करते रहना है। और इसी के साथ में आज के सेशन को दोस्तों यहीं पे पूर्ण करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।